Namaskar. I am going to start my today's lecture. The topic of my today's lecture is redressal of members' complaints in cooperative housing society. यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स की जो अलग अलग टाइप्स की कंप्लेंट्स होती है वो कंप्लेंट्स का रिड्रेसल कैसा करने का, मतलब वो कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और अगर सोसाइटी के लेवल पे अगर कंप्लेंट्स का रिड्रेसल नहीं होता है तो फिर आगे कौन से अथॉरिटी के सामने वो कंप्लेंट लेके जाने का। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है, अलग अलग टाइप्स की कंप्लेंट्स रहती है। वो अलग अलग टाइप्स की कंप्लेंट्स जो है वो रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या लेने चाहिए। पहले तो शुरुआत जो है स्टेप्स लेने के लिए वो सोसाइटी के लेवल पे ये मैनेजिंग कमेटी का काम है एट इनिशियल स्टेज कि ये जो कंप्लेंट्स है वो मेंबर्स का कैसा रिजॉल्व करने का एट सोसाइटीज लेवल ओनली, मतलब सोसाइटी के लेवल पे ही मेंबर्स के जो कंप्लेंट्स रहती है वो कैसे रिजॉल्व करने का ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है मैनेजिंग कमेटी का। अगर सोसाइटी के लेवल पे समझो ये कंप्लेंट्स अगर मैनेजिंग कमेटी फेल्स टू रिजॉल्व, मैनेजिंग कमेटी ये सोसाइटी के लेवल पे कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं कर पाती है, कर सकती है, तो फिर आगे क्या ऑप्शंस है, आगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां ये कंप्लेंट्स के बारे में मेंबर्स जो है अपने जो भी एप्लीकेशन है या अपील है, मतलब उनका जो ग्रीवेंस है वो फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस, मतलब उनका जो भी कंप्लेंट है, उनका जो भी ग्रीवेंसेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए वो सोसाइटी के अगेंस्ट कौन से प्लेटफॉर्म में कौन से अथॉरिटी के सामने जा सकते हैं, उसके बारे में आज का लेक्चर है। तो शुरू में देखिए इसके बारे में प्रोविजंस ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ने कंप्लेंट कहाँ करना चाहिए, सोसाइटी के लेवल पे करना चाहिए, मतलब सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी है उनके पास पहले कंप्लेंट जाना चाहिए। तो सोसाइटी इटसेल्फ इज इनिशियल प्लेटफॉर्म जहाँ मेंबर्स अपने कंप्लेंट्स जो है वो रिजॉल्व करा के लेने के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो शुरुआत का जो स्टेप है वो सोसाइटी से होना चाहिए। कोई भी मेंबर उठ के डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगा या डायरेक्ट कोर्ट के पास जाएगा, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये उचित नहीं है। अगर सोसाइटी के लेवल पे आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो ही आप आगे जा सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म के सामने फिर आपका कंप्लेंट करने का या अपील करने का या एप्लीकेशन करने का, ये जो भी है रिवीजन एप्लीकेशन है, अलग अलग प्रोविजंस है, वो आप जा सकते हैं। तो शुरुआत में आपका कंप्लेंट कहाँ जाना चाहिए, शुरुआत में कंप्लेंट जाना चाहिए सोसाइटी के पास। राइटिंग में कंप्लेंट करेंगे थ्रू ईमेल वगैरह जो भी है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनके थ्रू आप सोसाइटी के पास कंप्लेंट दे सकते हैं। अभी सोसाइटी के पास कंप्लेंट देने का मतलब किसके पास, सोसाइटी का डे टू डे मैनेजमेंट देखने के लिए सोसाइटी के लेवल पे हम मैनेजिंग कमेटी का चयन करते हैं। वी इलेक्ट द मैनेजिंग कमेटी टू लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो पहला आपका कंप्लेंट जाना चाहिए मैनेजिंग कमेटी के पास। तो मेंबर्स प्रोविजन जो है बायलॉज में उसके बारे में मेंबर्स शैल सबमिट देयर कंप्लेंट एप्लीकेशन टू एनी ऑफ द ऑफिस बेयरर ऑफ द सोसाइटी इन राइटिंग गिविंग देयर बाय द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट। मतलब जो मेंबर की कंप्लेंट है उसने वो कंप्लेंट राइटिंग में वो कंप्लेंट के डिटेल्स लिख के किसको सबमिट करने का है, शुरू में ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सोसाइटी। अभी ऑफिस बेयरर्स में कौन आते हैं, चेयरमैन या ट्रेजरर या सेक्रेटरी, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर, ये तीन जो है मेनली ऑफिस बेयरर्स है। उसके अलावा भी समझो सोसाइटी ने और कोई पोस्ट क्रिएट किए तो ऑफिस बेयरर्स आता है। तो मेंबर ने अपना कंप्लेंट तीनों में से किसी ऑफिस बेयरर को, जनरली क्या है कि हम सेक्रेटरी को कंप्लेंट अपना एड्रेस करना चाहिए, तो चेयरमैन को भी करेंगे तो भी चलता है, मतलब ऑफिस बेयरर को, एनी ऑफ द ऑफिस बेयरर को आप कंप्लेंट आपका एड्रेस कर सकते हैं और वो कंप्लेंट राइटिंग में होनी चाहिए और वो कंप्लेंट में आपने
डिटेल्स जो है कंप्लेंट का स्वरूप क्या है, कंप्लेंट आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, आप कंप्लेंट क्या है और उसका सोल्यूशन आप क्या चाहते हैं, इन व्हाट मैनर यू वांट योर कंप्लेंट टू बी रिजॉल्व, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कंप्लेंट में डिटेल सब लिख के। तो पहला आपको अप्रोच कहाँ होने का है, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के पास, बाय सबमिटिंग अ कंप्लेंट इन राइटिंग गिविंग therein the details of the complaint to the office bearer, to any of the office bearers of the society। अभी आपने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट देने के बाद आगे ऑफिस बेरर का जिम्मेदारी आता है। उसके बारे में क्या मेंशन प्रोविजन है बायलॉज में, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ सच कंप्लेंट एप्लीकेशन द कमिटी शैल टेक डिसीजन देयर ऑफ इन द इमीडिएट नेक्स्ट मैनेजिंग कमिटी मीटिंग। तो कमेटी के लिए यहाँ क्या प्रोविजन की गई, जिम्मेदारी कमेटी की है। जैसा कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट रिसीव होता है, उसके बाद कंप्लेंट के ऊपर डिसीजन लेने के लिए जो कमेटी का नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हो जाएगा, इमीडिएट नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग, ये नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये आपकी कंप्लेंट जो है रखने का है। और वो कंप्लेंट के ऊपर डिस्कशन करके उसके ऊपर डिसीजन लेने का है। वो मीटिंग में जो कमेटी मीटिंग आप रखेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करके और उसके ऊपर डिसीजन आपको लेने का है। पुढची प्रोविजन जेव्हा म्हटले, सच डिसीजन शॅल बी कम्युनिकेटेड टू द कन्सर्न मेंबर विदिन 15 days देअर आफ्टर। म्हणजे ज्या मॅनेजिंग कमिटी मीटिंगमध्ये मेंबर्सच्या कंप्लेंटवरती तुम्ही निर्णय घ्याल त्या मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नंतर, मतलब जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आप मेंबर्स के कंप्लेंट के ऊपर डिसीजन लेंगे, वो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज, उसके बाद 15 डेज में वो कंसर्न जो मेंबर है जिसने कंप्लेंट किया है उसको आपको कम्युनिकेट करने का है कि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आपने डिसीजन क्या लिया। अब ये हो गया सोसाइटी के लेवल पे, मेंबर का कंप्लेंट आया राइटिंग में किसी ऑफिस बेरर के पास, सब डिटेल्स मेंशन करके मैनेजिंग कमेटी ने अपने नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में वो कंप्लेंट रखा, उसके ऊपर डिस्कशन किया और डिसीजन लिया, और वो डिसीजन अगले 15 दिन के अंदर मेंबर को कम्युनिकेट किया, मेंबर को राइटिंग में कम्युनिकेट करने, राइटिंग में मेंबर को बता दिया। उसके बाद क्या प्रोविजन है, अगर मेंबर जो है, इफ द मेंबर डज नॉट सेटिस्फाई, अगर मेंबर सेटिस्फाई नहीं होता है, आपका जो डिसीजन आपने लिया है उसको कम्युनिकेट किया है उससे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, या समझो आप उसको कुछ कम्युनिकेट करते ही नहीं, उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेते ही नहीं जो लेना चाहिए, तो उसके बाद मेंबर के पास क्या ऑप्शन है, उसके बारे में प्रोविजन क्या है। इफ द मेंबर और कंसर्न मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द कमिटी, मतलब कमिटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, और डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कमिटी विद इन 15 डेज, अगले 15 दिन में वो कोई कम्युनिकेशन वो उनको रिसीव नहीं होता है, देन द कंप्लेनेंट मेंबर में अप्रोच एनी ऑफ द अथॉरिटीज विच आई एम गोइंग टू कोट, मतलब अगर आपने जो डिसीजन लिया और मेंबर को कम्युनिकेट किया, मैनेजिंग कमेटी ने जो डिसीजन लिया और मेंबर को कम्युनिकेट किया, वो डिसीजन से अगर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है, या मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर समझो कंसर्न मेंबर को आपने कम्युनिकेट नहीं किया क्या डिसीजन लिया, तो उसके बाद ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन, कोई भी सर्कमस्टांस में वो कंसर्न मेंबर जो है उसका ऑप्शन है कि आगे फिर जाने का, आगे का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब आगे की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के पास जाने का। अभी हम देखने जा रहे हैं कि कौन से अथॉरिटी के सामने कौन से इशू के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हो। आगे आपको एप्लीकेशन कंप्लेंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा या अपील फाइल करना पड़ेगा, जो भी है नेचर कंप्लेंट का, वहाँ एज पर लीगल प्रोविजंस वो फॉर्म में आपको कंप्लेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म के सामने जाएंगे। और यहाँ क्या है, जो अलग अलग जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या दो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स है, या फेडरेशन है, या सोसाइटी के लेवल का जनरल बॉडी मीटिंग है, ये जो है हर एक का जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई किया है, मतलब आपकी कंप्लेंट जो है उसका इशू क्या है, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म के सामने जानी चाहिए, कौन से अथॉरिटी के सामने जानी चाहिए, वो स्पेसिफिकली बायलॉज में मेंशन किया है।
तो आपकी कौन सी कंप्लेंट सोसाइटी के लेवल पे अगर रिजॉल्व नहीं होती तो आपकी कौन सी कंप्लेंट कहाँ जानी चाहिए, ये बायलॉज में प्रोविजंस किया है। तो शुरू में हम देखेंगे आपके रजिस्ट्रार के पास कौन से कंप्लेंट जानी चाहिए। तो ये कंप्लेंट देखो, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और बाद में मालूम पड़ा कि आपके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कोई गलत इंफॉर्मेशन देके मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर हुआ है और उसके बारे में किसको अगर कंप्लेंट करने का है, तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन मिस रिप्रेजेंटेशन का कंप्लेंट जो है वो रजिस्ट्रार के सामने जाना चाहिए। उसके बाद है नॉन इश्यूएंस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट्स। बहुत सारी सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी रजिस्टर हो के काफ़ी, देखो सोसाइटी रजिस्टर हो के एक टाइम पीरियड दिया है सोसाइटी को, उस टाइम पीरियड में 6 महीने का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अगर मेंबर्स को सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं तो मेंबर्स जो है वो अपना कंप्लेंट लेके, सोसाइटी ने नहीं किया, सोसाइटी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया, तो मेंबर जो है अपना कंप्लेंट लेके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। तो रजिस्ट्रार के पास एक कंप्लेंट जो है आपका जाएगा फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं इश्यू किया जाता है तो आप एक कंप्लेंट लेके रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। आगे का है रिफ्यूजल ऑफ मेंबरशिप। अगर आप सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है और मेंबर बनने के लिए जो क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स है आपने फुलफिल किया है, कंप्लाई किया है, फिर भी समझो सोसाइटी ने आपको मेंबरशिप रिफ्यूज़ किया, आपका मेंबरशिप का एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया या उसके ऊपर कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, तो आप वो कंप्लेंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ अपील और एप्लीकेशन के फॉर्म में सेक्शन 22 या सेक्शन 23 में उसके प्रोविजंस है, उसके अंदर आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं ऑन द इश्यू ऑफ रिफ्यूजल ऑफ मेंबरशिप। उसके बाद है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनेशन बाय द सोसाइटी। कभी कभी समझो आप नॉमिनेशन करते हैं और कोई सोसाइटी वो आपका नॉमिनेशन है वो रजिस्टर करा के नहीं लेती, मतलब रिकॉर्ड पे नहीं लाती है। नॉमिनेशन सबमिट करने के बाद कमेटी मीटिंग के सामने रख के उसको रिकॉर्ड पे लाना पड़ता है और बाद में वो नॉमिनेशन रजिस्टर में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। समझो ये आपने नॉमिनेशन फॉर्म्स दिए हैं सोसाइटी में और ये जो प्रोसेस है नॉमिनेशन फॉर्म रिकॉर्ड पे लाने का और रजिस्टर करने का, ये समझो प्रोसेस सोसाइटी ने किया नहीं, तो उसके बारे में अगर आपका कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट लेके आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। आगे है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। अगर आपने आपका फ्लैट लीव एंड लाइसेंस पे दिया है, फ्लैट या यूनिट जो भी है लीव एंड लाइसेंस पे दिया है और वहाँ सोसाइटी मैक्सिमम 10% ऑफ सर्विस चार्जेस नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगा सकती है, लेकिन कोई सोसाइटी में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं। जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया 10% ऑन सर्विस चार्जेस, उससे काफ़ी ज़्यादा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये अगर कोई सोसाइटी अपने फ्लैट लीव एंड लाइसेंस पे दिया, रेंट पे दिया, जो भी है या लीज पे दिया, वो केस में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आपको लगता है कि सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा लगाया है, तो उसके बारे में आपको अगर कंप्लेंट करने का है तो आप रजिस्ट्रार के पास एक कंप्लेंट लेके जा सकते हो। आगे है डिमांड ऑफ एक्सेस प्रीमियम फॉर ट्रांसफर्स। देखो जब भी आप फ्लैट या आपका यूनिट बेचते हो तो खास करके सेल के केस में प्रीमियम भरना पड़ता है सोसाइटी को, और ये प्रीमियम जो है प्रीमियम का क्राइटेरिया अलग अलग है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के एरिया में वो 25,000 है मैक्सिमम, ए क्लास म्यूनिसिपालिटी के एरिया में वो है 20,000, बी क्लास म्यूनिसिपालिटी के एरिया में 15,000, सी क्लास म्यूनिसिपालिटी के एरिया में 10,000 और म्यूनिसिपल काउंसिल और बाकी छोटा जो गांव शहर है वो उसके एरिया में वो है 5,000। ये मैक्सिमम लिमिट है 5, 10, 15, 20 और 25। समझो कोई सोसाइटी खास करके बड़े सिटीज़ में कोई सोसाइटीज़ प्रीमियम जो है ट्रांसफ़र के टाइम, जिसको ट्रांसफ़र प्रीमियम भी बोला जाता है, और प्रीमियम का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, मतलब लाखों में चार्ज करती है। चार्ज करना चाहिए जो है मैक्सिमम अमाउंट जो मैंने बताया वो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन काफ़ी अमाउंट ज़्यादा चार्ज किया जाता है, लाखों में चार्ज किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सेल के केस में अगर सोसाइटी ने ज़्यादा
चार्जेस लिया प्रीमियम का, तो आप एक कंप्लेंट लेके रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। आगे है नॉन सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी सेक्शन 154B8 में ये प्रोविजन किया गया है, पहले सेक्शन 32 था हाउसिंग सोसाइटी के लिए, अभी 154B8 है। उसमें आपको सोसाइटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफाइड कॉपी लेने का अधिकार है। अगर समझो सोसाइटी ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका सर्टिफाइड कॉपीज अगर सोसाइटी ने आपने पेमेंट करने के बावजूद भी विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम कितने टाइम पीरियड में देने का वो भी मेंशन किया 154B8 में, आपने जो पहले आप डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज मांगेंगे और सोसाइटी को पूछने का कि पेमेंट कितना है, वो पेमेंट आप करेंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट का सोसाइटी को, जो सोसाइटीज़ को एड नहीं है, हेल्प कोई भी नहीं है, वो सोसाइटी ने 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करने के बाद आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ देना चाहिए। और जो सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट का एड है, गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, वो सोसाइटी ने 30 दिन के अंदर देने का है। समझो ये टाइम पीरियड में पेमेंट करने के बाद, पेमेंट आपको करना जरूरी है, पेमेंट करने के बाद ये टाइम पीरियड में कोई भी सोसाइटी ने आपको, अगर आपको चाहिए, मतलब जो एज पर बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो कॉपीज देना चाहिए सर्टिफाइड कॉपीज, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो इसके बारे में भी कंप्लेंट लेके आप कहाँ जा सकते हो, रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। आगे है टेम्परिंग, सुपरसेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। टेम्परिंग सप्रेशन है, टेम्परिंग, सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी का रिकॉर्ड जो है वो टेम्परिंग किया जा रहा है या सप्रेस किया जा रहा है, मतलब छुपाया जा रहा है, आपको दिखाया नहीं जा रहा है, या डिस्ट्रक्शन या उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, और आपको एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला है, तो आप वो रिकॉर्ड मांगेंगे और सोसाइटी नहीं देंगी, तो फिर आप रजिस्ट्रार के पास ये कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। अगर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी प्रीवियस या जो भी पास्ट है, जो भी मैनेजिंग कमेटी उन्होंने अगर सोसाइटी का रिकॉर्ड का टेम्परिंग, सप्रेशन या डिस्ट्रक्शन किया है, तो आप एक कंप्लेंट लेके रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। आगे है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द चेक्स और एनी अदर करस्पॉन्डेंस बाय द कमिटी। बहुत सारे टाइम में मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में झगड़े रहते हैं, तो ये मेंबर अपने को बहुत तकलीफ देता है, बहुत कुछ ना कुछ लिखता है, ऐसा केस में, या पेमेंट कम करता है, ऐसा केस में, कोई केस में मैनेजिंग कमेटी क्या करते हैं, पेमेंट कम करते इसलिए पेमेंट वो लेते नहीं। ऐसा नहीं, पेमेंट जो लेना ही चाहिए, जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो लेने का है, उसके अकाउंट पे क्रेडिट करने का है, या जो भी करस्पॉन्डेंस मेंबर्स का आ रहा है वो करस्पॉन्डेंस जो है मैनेजिंग कमेटी ने रिसीव करना चाहिए। मैनेजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल है ये सब पेमेंट्स और करस्पॉन्डेंस लेने के लिए। तो ऐसे केस में अगर मैनेजिंग कमेटी समझो कोई आपने मेंटेनेंस का पेमेंट का चेक दे रहे हो, चेक रिसीव नहीं कर रही, या आपका जो करस्पॉन्डेंस आपका लेटर्स वगैरह रिसीव नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में ये बारे में कंप्लेंट लेके आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द चेक्स और एनी अदर करस्पॉन्डेंस बाय द कमिटी। उसके बाद है नॉन मेंटेनेंस और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द सोसाइटी। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, कभी कभी ऑडिट रिपोर्ट आता है, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर रिमार्क लिखते हैं कि ये रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, तो वो क्या हो जाए, वो एक रिलायबल सोर्स हो गया। ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी चीज़ आना मतलब वो ऑडिटर ने कंफर्म किया है कि ये चीज़ सोसाइटी में नहीं हो रही है। ऐसे केस में अगर आपको मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का है, तो ये कंप्लेंट आप रजिस्ट्रार के पास लेके जा सकते हो फॉर नॉन मेंटेनेंस और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। देखो कैसा है कि 31 मार्च को अपना ईयर एंडिंग होता है, और 31 मार्च के बाद ईयर एंडिंग खत्म होने के बाद सोसाइटी को, मैनेजिंग कमेटी को एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि उन्होंने अपना एनुअल अकाउंट्स क्लोज करने का या एनुअल रिपोर्ट्स है वो प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वो दिन में वो टाइम पीरियड में अगर सोसाइटी अपना एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं करती है, तो आप एक कंप्लेंट लेके रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। फिर ये सब एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको ऑडिट करा के लेने का है। तो एनुअल अकाउंट्स के लिए तो ईयर एंडिंग के बाद सोसाइटी के बाद 45 डेज दिया है, मतलब डेढ़ महीना करीब आता है, तो 15 मई तक उन्होंने एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहिए, और ईयर एंडिंग के बाद 4 महीने के अंदर वो ऑडिट करा के लेना चाहिए, ऐसा है। तो
तो ये प्रिपेयर भी नहीं करते तो भी वो कंप्लेंट लेके आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के फंड्स का अगर गलत तरह से अगर एप्लीकेशन किया जा रहा है, गलत तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है, ये आपको कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये भी ऑडिट रिपोर्ट में से मालूम पड़ेगा, या सोसाइटी का इंस्पेक्शन होता है वो रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा, या सोसाइटी की इंक्वायरी होती है अंडर सेक्शन 83। ऑडिट जो होता है अंडर सेक्शन 81 होता है। इंस्पेक्शन की बात किया वो अंडर सेक्शन 89 ये होता है, और जो इंक्वायरी होती है अंडर सेक्शन 83 होती है। तो इसमें रिपोर्ट आता है, वो कंसर्न जो ऑफिसर है, ऑडिटर या इंस्पेक्शन ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट पब्लिश करते, रिपोर्ट बनाते हैं और रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं। तो वो रिपोर्ट का कॉपी आप मांग के ले सकते हैं। तो वो रिपोर्ट में अगर ऐसा उन्होंने फाइंड आउट किया है कि सोसाइटी के जो फंड्स है उसका मिस अप्रोप्रिएशन या मिस एप्लीकेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जो कंसर्न मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है जिम्मेदार, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए आप कंप्लेंट जो है रजिस्ट्रार के पास कर सकते हो। आगे डिफॉल्टर और डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑन द कमेटी। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि कमेटी के ऊपर जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर चुन के आते हैं या कॉप्ट किए जाते हैं बाद में, तो वो समझो डिफॉल्टर है या डिस्क्वालिफाइड है। डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो उसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर उसका एप्लीकेबल होता है तो वो कमेटी पे आने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। अगर ऐसा कोई भी डिफॉल्टर या डिस्क्वालिफाइड सोसाइटी का मेंबर कमेटी मेंबर करके आया है, तो उसके बारे में कंप्लेंट आप रजिस्ट्रार के पास कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग। देखो, सोसाइटी को फंड्स इन्वेस्ट करने का है, तो फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए सोसाइटी को जनरल बॉडी मीटिंग का परमिशन लेना पड़ता है। तो जनरल बॉडी मीटिंग के परमिशन के बगैर समझो सोसाइटी ने फंड्स गलत जगह इन्वेस्ट किए, तो उसके बारे में भी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट आप रजिस्ट्रार के पास लेके जा सकते हो। आगे रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स के बारे में कुछ भी क्वेरीज है, आपकी रिकंसिलिएशन नहीं किया है या दूसरा कोई भी अकाउंट्स के बारे में अगर कुछ आपकी क्वेरी है, कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट आप रजिस्ट्रार के पास लेके जा सकते हो। उसके बाद है ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। इसके बारे में भी कोई भी कंप्लेंट है आपका, मतलब ऑडिट नहीं करा के लिया है या टाइम में नहीं करा के लिया है, या कुछ साल का ऑडिट ही करा के नहीं लिया है, या ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जो है मैनेजिंग कमेटी ने बनाया नहीं है, इसके बारे में कोई भी आपका कंप्लेंट है तो कंप्लेंट आप रजिस्ट्रार के पास लेके जा सकते हो। उसके बाद है नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द कमेटी एज पर लॉ। देखो, मैनेजिंग कमेटी एग्जिस्टिंग जो कार्यरत है उसका टर्म खत्म होने के पहले कम से कम 2 महीना पहले आपने इलेक्शन प्रोसेस चालू करने का है, और कमेटी का टेन्योर खत्म होने के कुछ दिन पहले तो एटलीस्ट आपकी नई मैनेजिंग कमेटी वहाँ रेडी होनी चाहिए चार्ज लेने के लिए। अगर समझो ये एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर खत्म होने के पहले, एक्सपायर होने के पहले अगर आप मैनेजिंग कमेटी का, नया मैनेजिंग कमेटी का अगर इलेक्शन नहीं होल्ड करते, नई मैनेजिंग कमेटी आप नहीं चुनते हैं, तो उसके बारे में भी आप कंप्लेंट लेके रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। उसके बाद है रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन। देखो, ये नॉमिनेशन जो है मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा रहने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसको ये नॉमिनेशन है, वो दूसरा वाला नॉमिनेशन अलग है। ये नॉमिनेशन इलेक्शन में आपको अगर खड़ा रहने का है कंटेस्ट करने के लिए, तो जो उम्मीदवारी अर्ज जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ नॉमिनेशन बोला गया है। अगर समझो इलेक्शन ऑफिसर है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, आपने फॉर्म भरा है इलेक्शन के लिए खड़ा रहने के लिए, और कोई ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन ऑफिसर ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किया है, तो उसको चैलेंज करने के लिए विद इन नेक्स्ट 3 डेज आपको रजिस्ट्रार के पास अपील फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 152A। देखो, इलेक्शन के बारे में एक ही अपील है, एक ही कंप्लेंट है या एक ही इश्यू है जिसके लिए आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। इलेक्शन के बारे में आपका कौन सा भी दूसरा डिस्प्यूट है, कौन सा भी दूसरा कंप्लेंट है, तो रजिस्ट्रार के पास एक बार इलेक्शन प्रोसेस चालू होता है तो आपका कोई भी इलेक्शन के बारे में कंप्लेंट जो है वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना चाहिए। सिर्फ एक ही इशू रखा है
कि जिसके बारे में आप रजिस्ट्रार के पास अपील फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 152A। वो क्या है इशू कि रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन। इलेक्शन में आप खड़ा रहना चाहते हो और रिटर्निंग ऑफिसर यानी इलेक्शन ऑफिसर ने कोई किसी ग्राउंड के ऊपर आपका नॉमिनेशन फॉर्म मतलब आपका उम्मीदवारी अर्ज जो है वो खारिज किया है, वो रिजेक्ट किया है, तो अगले 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 152A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 आपको अपील करना चाहिए। और रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर अगले 7 दिन में मतलब रिजेक्शन की तारीख से 10 दिन के अंदर अगले 7 मतलब ये 3 दिन दिया जाता है अपील फाइल करने के लिए और अगला 7 दिन के अंदर एक बार अपील फाइल हो गया तो अगले 7 दिन के अंदर आपका अपील जो है इलेक्शन ऑफिसर ने उसके रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर आपका डिसीजन लेने का है कि आपका आप इलेक्शन के लिए खड़ा रह सकते या नहीं रह सकते। क्योंकि स्क्रूटिनी के बाद जिनके वैलिड नॉमिनेशन का लिस्ट लगता है उसके बाद कंटेस्टेंट का लिस्ट लगने के लिए बीच में जो पीरियड है वो 15 दिन का है। तो ये आपका सब जो है अपील करना नॉमिनेशन रिजेक्शन के ऊपर और अगले 7 दिन में रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर डिसीजन देना मतलब ये 10 दिन में होता है। तो 15वें दिन पे जो 15 दिन खत्म होने के बाद जो कंटेस्टेंट का लिस्ट लगेगा उसमें आपका अगर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया है आपका अपील और आपको अलाउ किया है तो आप 15 दिन के बाद जो लिस्ट लगेगा वहाँ आप वो लिस्ट में आपका नाम आ सकता है कंटेस्टेंट करके उम्मीदवार करके। तो जो है ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन जो है ये इसके बारे में अगर आपको कंप्लेंट करने का है तो रजिस्ट्रार के पास अपील के फॉर्म में करने का अंडर सेक्शन 152 है। आगे है नॉन कन्वेनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑन और बिफोर 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर। ये खास करके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में। आपका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग सोसाइटी का जो है एवरी ईयर 30 सितंबर में लास्ट जो इस साल खत्म हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेने का है तो ऑन और बिफोर 30 सितंबर लेने का है। अगर वो ऑन और बिफोर 30 सितंबर आपका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होता है तो आप उसका कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास कर सकते हो। तो रजिस्ट्रार उसके कमेटी के ऊपर एक्शन लेगा और ये एक्शन इतना सीरियस है कि कमेटी के पूरे कमेटी को या कमेटी के कुछ मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा 5 साल के पीरियड तक, इतना भी है। तो 30 सितंबर ऑन और बिफोर 30 सितंबर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेना बाइंडिंग है। अगर कोई मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं लेती है तो कोई भी मेंबर रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकता है। रजिस्ट्रार उसके ऊपर अप्रूव होता है तो आगे का एक्शन लेंगे। तो ये जो कंप्लेंट है रजिस्ट्रार के पास जाएगा। आगे है नॉन कॉलिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी मीटिंग एज प्रिस्क्राइब इन द बायलॉज। देखो बायलॉज में क्या है कि एवरी कैलेंडर मंथ के लिए इन एवरी कैलेंडर मंथ देयर हैज टू बी एटलीस्ट 1 मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। तो हर महीने में आपका एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होना जरूरी है। अगर ये मैनेजिंग कमेटी मीटिंग आप नहीं बुलाते हैं तो समझो हर महीने में एक मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो कोई भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी का कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास कर सकता है और उसके ऊपर भी रजिस्ट्रार एक्शन ले सकते हैं, लेंगे। फिर रेसिग्नेशन बाय द कमिटी। देखो कमिटी पूरा की पूरी कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी कमेटी रिजाइन करती है। अगर पूरी की पूरी कमेटी रिजाइन करती है तो ये इशू जाएगा रजिस्ट्रार के पास कि अभी कमेटी के जगह क्या प्रोविजन किया जाएगा अंडर सेक्शन 77A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। अगर पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी रिजाइन करेंगी तो फिर कमेटी को रिप्लेस करने के लिए सोसाइटी का मैनेजमेंट देखने के लिए कुछ तो प्रोविजन करना पड़ेगा। उसके बारे में सेक्शन 77A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी 1960 प्रोविजंस है। तो वहाँ अथॉराइज ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा या बोर्ड ऑफ अथॉराइज ऑफिसर या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो कमेटी का पूरा कमेटी रिजाइन किया है तो आगे का एक्शन लेने के लिए, आगे का स्टेप्स लेने के लिए, आगे का अरेंजमेंट करने के लिए मैटर जाएगी रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद एनी अदर लाइक मैटर्स विच फॉल्स विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, मुझे यानी खास करके अकाउंट्स, ऑडिट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स, ऑडिट, ये इसके बारे में अगर कोई कंप्लेंट है समझो मेंबरशिप के बारे में भी, ये तरह के कंप्लेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। आगे नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स। देखो हर एक सोसाइटी ने विद इन 6 मंथ्स मतलब ऑन और बिफोर 30 सितंबर अपने एनुअल रिटर्न्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने का। इनकम टैक्स रिटर्न वाला नहीं है, रजिस्ट्रार के पास भी हर साल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं
और ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का रिटर्न भी विद इन 1 मंथ ऑफ द अपॉइंट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ये भी फाइल करना पड़ता है। तो समझो ये रिटर्न जो है एनुअल रिटर्न विद इन 6 मंथ और ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का रिटर्न विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं होता है, आपकी सोसाइटी फाइल नहीं करती है, मैनेजिंग कमेटी फाइल नहीं करती है, तो भी मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी मेंबर कर सकता है और मैनेजिंग कमेटी के ऊपर एक्शन हो सकती है। आगे है क्लासिफिकेशन, मतलब अभी ये है, ठीक है, अभी वो दूसरा क्लासिफिकेशन का तो अभी हाउसिंग को निकाल दिया है। तो ये जो है, ये सब इश्यू जो है, ये सब टॉपिक्स है, ये सब मामले जो है, उसके बारे में कंप्लेंट्स अगर करने का है तो ये सब कंप्लेंट्स कहाँ जा सकते हैं? इसमें से कोई भी कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास ही लेके जाना पड़ेगा। आप दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में ये कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार का जुरिस्डिक्शन है, रजिस्ट्रार का पावर है ये कंप्लेंट के ऊपर डिसीजन लेने का। अभी ये हो गया रजिस्ट्रार का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, रजिस्ट्रार के सामने कौन कौन से इश्यूज आने चाहिए। अभी उसके आगे है कोऑपरेटिव कोर्ट। आप कोऑपरेटिव कोर्ट के सामने कौन कौन से इश्यूज लेके जा सकते हो, ये सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट के सामने जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास या दूसरे किधर नहीं जाएंगे। उसमें पहला है रिजोल्यूशंस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल बॉडी मीटिंग। देखो, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन पास हो गया या जनरल बॉडी मीटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन पास हो गया है और आपको लगता है कि ये रिजोल्यूशन गलत है, ये रिजोल्यूशन की वजह से हमारे ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये रिजोल्यूशन को चैलेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में। भले वो मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन होने दो या जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन होने दो, आपको लगता है कि रिजोल्यूशन गलत है या ऐसा पास होना नहीं चाहिए था और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाके चलेगा नहीं। रिजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी का या जनरल बॉडी का, उसको कोऑपरेटिव कोर्ट के सामने ही चैलेंज किया जा सकता है। तो आपको ये कोऑपरेटिव कोर्ट के सामने एक तो वो डिस्प्यूट के फॉर्म में अंडर सेक्शन 91 आप डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो। कोऑपरेटिव कोर्ट में आपका कोई भी केस जो फाइल होता है वो अंडर सेक्शन 91 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 फाइल होता है और वो डिस्प्यूट के फॉर्म में फाइल होता है। उसका जो नाम है वो केस का, वो डिस्प्यूट ऐसा दिया जाता है उसको। तो रिजोल्यूशन देखिए, मैनेजिंग कमेटी का रिजोल्यूशन होने दो या जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन होने दो, आपको कोऑपरेटिव उसको चैलेंज करने का है तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 91 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। उसके बाद द इलेक्शंस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 152 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि रजिस्ट्रार के सामने रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन का आप अपील फाइल कर सकते हो, वो छोड़ के वो अंडर सेक्शन 152A ऑफ द एमसीएस एक्ट 1960 वो पावर रजिस्ट्रार को दिया है। वो छोड़ के इलेक्शन के बारे में कोई भी इशू है और इलेक्शन को आप चैलेंज करना चाहते हैं और पूरे के पूरे इलेक्शन को या दूसरे किसी इशू को लेके चैलेंज करना चाहते हैं इलेक्शन प्रोसेस को, तो फिर आप रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकते, आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन चैलेंज करने के लिए, एक्सेप्ट द इश्यू ऑफ रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन। इलेक्शन के बारे में जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में बाय फाइलिंग डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 91 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। उसके बाद रिपेयर्स इंक्लूडिंग मेजर रिपेयर्स, इंटरनल रिपेयर्स, लीकेजेस वगैरह ये बारे में, मतलब बिल्डिंग का रिपेयर्स वगैरह कोई काम बिल्डिंग में करने का है और वो आपको लगता है नहीं हो रहा है या सही ढंग से नहीं हो रहा है या लगता है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, जो भी रिपेयर्स, इनको उसमें मेजर रिपेयर्स भी आ गया, इंटरनल रिपेयर्स भी आ गया, लीकेजेस के बारे में। कभी भी क्या होता है किसी किसी के फ्लैट में लीकेज होता है, कोई बहुत सारे लीकेजेस है वो सोसाइटी ने अटेंड करने का है, सोसाइटी ने वो लीकेज निकालने का है, तो वो समझो सोसाइटी काम नहीं कर रही है, तो इसके बारे में मेंबर्स ने सोसाइटी को लेटर्स लिखे हैं लेकिन उसके ऊपर मैनेजिंग कमेटी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो उसको अगर आपको चैलेंज करने का है तो फिर आपको जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में, आपका डिस्प्यूट लेके डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा और कोऑपरेटिव कोर्ट को बताना पड़ेगा कि देखो मेरे फ्लैट में लीकेज हो रहा है और ये लीकेज एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायलॉ सोसाइटी ने अटेंड करने का है लेकिन सोसाइटी अटेंड नहीं कर रही है, तो आप सोसाइटी को ऑर्डर दे दो कि ये लीकेजेस जो है
वो सोसाइटी अटेंड करे, या मैं काम करेगा तो मेरा पैसा मुझे दे दो, जो भी है आप वो प्रेयर के फॉर्म में आपको कोऑपरेटिव कोर्ट को लिखना पड़ता है। तो रिपेयर्स इंक्लूडिंग मेजर रिपेयर्स, इंटरनल रिपेयर्स, लीकेजेस, इसके बारे में आपका कोई भी कंप्लेंट है तो कोऑपरेटिव कोर्ट में आपको डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है पार्किंग। पार्किंग के बारे में भी कोई भी आपका डिस्प्यूट है, कोई भी कंप्लेंट है पार्किंग के बारे में, तो वो भी रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएगा, वो भी लेके आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा। मतलब पार्किंग के इश्यूज सब जाएंगे कोऑपरेटिव कोर्ट में। फिर अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स प्लॉट्स, जो कभी सोसाइटी खुद बिल्डिंग बांध के समझो फ्लैट्स अलॉट, या प्लॉट ओनर सोसाइटी है प्लॉट अलॉट कर रही है और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो भी डिस्प्यूट लेके आपको जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में। फिर एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या सोसाइटी जो काम कर रही है उसमें लगता है कि आपको नहीं, सोसाइटी ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है, ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही है, जो भी है उसके बारे में कोई भी आपका कंप्लेंट रहेगा तो ये भी आपको लेके जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, समझो अभी आपका मेजर रिपेयर का काम है या कंस्ट्रक्शन का या रिडेवलपमेंट का काम है, वो टाइम आपकी सोसाइटी जो डेवलपर अपॉइंट करती है या कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करती है, आर्किटेक्ट अपॉइंट करती है, उसके बारे में अगर आपको कुछ कंप्लेंट्स है, डेवलपर बराबर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बराबर नहीं है, आर्किटेक्ट बराबर नहीं है, ठीक ठाक काम नहीं कर रहे है, इसके बारे में कोई भी आपका कंप्लेंट है तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है अनइक्वल वाटर सप्लाई। इसमें देखो कैसा अनइक्वल वाटर सप्लाई और इनसफिशिएंट, देखो कैसा है कि बीएमसी या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आता है और वो आपको सफिशिएंट नहीं, तो उसके बारे में अगर आपको कंप्लेंट करने का है तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का करने का, अगर पानी कम आ रहा है। लेकिन सोसाइटी के मेंबर्स में अगर पानी, फ्लैट में अगर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई हो रहा है, वो किसी को ज़्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, मतलब अनइक्वल हो रहा है, एक को तो पानी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है, बहुत पानी बह रहा है उसके घर में, मतलब वो ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है मतलब पानी। और कोई कोई फ्लैट्स ऐसे है जहाँ पानी कम मिल रहा है या इनसफिशिएंट मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। अगर ऐसे केस में सोसाइटी के पास कंप्लेंट करके अगर सोसाइटी ये पानी अनइक्वल वाटर सप्लाई का इशू अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, एक को ज़्यादा और एक कम का इशू रिजॉल्व नहीं कर पा रही है कंप्लेंट करने के बावजूद भी, तो आप ये मामला कोऑपरेटिव कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा डिस्प्यूट फाइल करके, और कोऑपरेटिव कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि सोसाइटी को आप ऑर्डर दीजिए कि ये इशू रिजॉल्व किया जाए और हमको पानी सफिशिएंट मिले। आगे जो है एक्सेस रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द मेंबर्स। कोई कोई सोसाइटी में क्या होता है, मेंबर्स को ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है और वो उससे रिकवर किया जाता है, रिकवरी एक्सेस रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द मेंबर्स। अगर सोसाइटी मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा ड्यूज चार्ज करके मेंबर से ज़्यादा पैसा रिकवर कर रही है और मेंबर को लगता है कि मेरे से सोसाइटी ज़्यादा पैसा ले रही है, ज़्यादा पैसा रिकवर कर रही है, ये भी इशू लेके, ये भी डिस्प्यूट लेके आपको जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में, डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा। आगे एनी अदर लाइक डिस्प्यूट्स विच विल फॉल विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव कोर्ट बोला है। अभी ये जो इश्यूज है उससे रिलेटेड कोई भी समझो या उससे क्लोज रिलेटेड कोई भी इशू जो है, तो जो रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं और ये जो इश्यूज है उससे कुछ रिलेटेड इश्यूज है, तो वो सब आपको लेके जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव कोर्ट में। ये हो गया दूसरा प्लेटफॉर्म। उसके बाद है सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में कौन से इश्यूज लेके जा सकते हो, खास करके देखो सोसाइटी और मेंबर्स, पास्ट मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, इनके बीच में जो इश्यूज है वो तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे या कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सोसाइटी और कोई आउटसाइडर है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स है, डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, जो सोसाइटी के मेंबर्स नहीं है, जिनके ऊपर सोसाइटी का महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है और बायलॉज डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, ऐसे इश्यूज जो है मेजर इश्यूज वो जाएंगे सिविल कोर्ट में। मतलब आउटसाइड पार्टीज के अगेंस्ट जो भी सोसाइटी या मेंबर्स के इश्यूज है वो जाएंगे सिविल कोर्ट में। क्यों जाएंगे सिविल कोर्ट में? क्योंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंडर ये कोर्ट बने हैं, रजिस्ट्रार बने हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जिसको एप्लीकेबल होता है वो है सोसाइटी के मेंबर्स, पास्ट मेंबर्स वगैरह, और रजिस्ट्रार के पास भी वही जाते हैं इशू। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर है वो तो बाहर वाले हो गए, तो वो तो सोसाइटी के मेंबर्स है नहीं, तो उनको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है और बायलॉज एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको फिर आपको कोर्ट में खींचने का है। तो कॉमन कोर्ट है
वो है सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में ये मैटर्स आप लेके जा सकते। देखो कौन कौन से मैटर्स आप सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हैं। एक देखो, नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट बाय एंड बिटवीन द बिल्डर डेवलपर। देखिए मैंने अभी ये एक किया, तो आपने रिडेवलपमेंट में या नया बिल्डिंग सोसाइटी की तरफ से बांधा जा रहा है, उसमें समझो बिल्डर डेवलपर अपॉइंट किया है और उसके साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, दैट इज इन द इट इज एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सोसाइटी तो उसको जो पेमेंट करने का टाइम पे कर रही है समझो, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डिसाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जो भी डिसाइड हो गया है, वो जो बिल्डर डेवलपर है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। सो ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट आ गया और दैट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के का इशू लेके आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि बिल्डर डेवलपर ने जो अपना पार्ट परफॉर्म करने का है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो नहीं कर रहा है, तो उसने वो करना चाहिए, उसे करा के लेने का है, या दूसरा कोई रेमेडी आपको चाहिए, तो उसके बारे में अगर आपको एक्शन लेने का है तो सिविल कोर्ट में आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, सिविल सूट। तो सिविल कोर्ट में जो केसेस फाइल होती है उसको सूट बोलते हैं, कोऑपरेटिव कोर्ट में जो केसेस फाइल होती है उसको डिस्प्यूट बोलते हैं। ये अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सिविल कोर्ट में आपको बिल्डर डेवलपर के आगे सूट फाइल करना पड़ेगा अगर बिल्डर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आगे सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन। देखिए सब आप फ्लैट लेते हैं, सोसाइटी फॉर्म करते हैं और बाद में मालूम होता है कि बिल्डर ने जो काम किया है वो काम का जो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी है, वो सब स्टैंडर्ड है, खराब काम किया है, तो उसके लिए देखो एक टाइम पीरियड रहता है जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी जिसको बोलते हैं। मोफा के हिसाब से वो 3 साल का था, अभी रेरा के हिसाब से वो 5 साल का है। तो ये सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर जो भी है, बिल्डर के अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। उसमें सब मेंशन करना पड़ेगा कि इन व्हाट मैनर द कंस्ट्रक्शन इज सब स्टैंडर्ड, इन्फीरियर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सिविल सूट में केस चलेगा फिर बिल्डर के ऊपर, बिल्डर के अगेंस्ट। आगे कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। ये भी कन्वेंस किसने करने का है, बिल्डर जो आपका डेवलपर है उसने सोसाइटी के फेवर में कन्वेंस करने का है। अगर कोई बिल्डर डेवलपर सोसाइटी के फेवर में कन्वेंस नहीं कर रहा है और उसको अगर डिम्ड कन्वेंस में जाने के बजाय अगर उसके ऊपर आप कोर्ट में ही केस करना चाहते हो तो फिर वो कोर्ट में केस सिविल कोर्ट में ही जाएगा, सूट फाइल करना पड़ेगा बिल्डर के अगेंस्ट कन्वेंस सोसाइटी को करा के देने के लिए। उसके बाद है एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मतलब आपकी सोसाइटी फॉर्म करके सोसाइटी की तरफ से बिल्डर को अगर कंस्ट्रक्शन का काम दिया है और वो कंस्ट्रक्शन के काम में उसकी प्राइस फिक्स हो गई है, लेकिन बाद में वो प्राइस एस्केलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है काफ़ी सारा, तो वो केस में अगर आप बिल्डर का आपको एस्केलेशन का डिसीजन है यह एस्केलेशन करना ठीक नहीं लगता है, तो बिल्डर के अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो। फिर एनी अदर लाइक डिस्प्यूट्स या केसेस विच फॉल विद इन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। मतलब ऐसे कोई भी बाहर के कॉन्ट्रैक्ट, समझो सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको रिपेयर के लिए वगैरह, और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के गया या काम बराबर नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं कर रहा है, या क्वालिटी ख़राब है, वो टाइम भी आप उसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो, आपको जो चाहिए हो वो रेमेडी मांगने के लिए। अब ये हो गया सिविल कोर्ट। उसके बाद कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो आपको लोकल अथॉरिटी के सामने लेके जाने पड़ते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये जो लोकल अथॉरिटीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है या म्यूनिसिपल काउंसिल जो भी है आपके लोकल लेवल पे काम कर रही है, आपको सर्विसेज वगैरह देने के लिए आपसे वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, तो आपको सर्विसेज बराबर देनी चाहिए। अगर वो अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी के अंडर आती है तो फिर आपको कंप्लेंट उनके पास करना पड़ेगा। ये कोई रजिस्ट्रार के पास या सिविल कोर्ट में कंप्लेंट करके कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे कौन से इश्यूज है जिसको लेके आप ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो, वो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, एडिशन, अल्ट्रेशन मेड बाय बिल्डर मेंबर ऑक्यूपेंट ऑफ द फ्लैट। समझो इंडिविजुअली फ्लैट में समझो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है या कुछ इलीगल एडिशन अल्ट्रेशंस किया है, तो उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने का ये पावर है वो जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी को है। या बिल्डर नया बिल्डिंग बांधता है और उसमें कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है और वो खुद यूज़ करना चालू करता है, कोई भी केस में
आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कंप्लेंट करो उसकी अनऑथोराइज या इलीगल कंस्ट्रक्शन की या एडिशन अल्ट्रेशन की, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला वो आके तोड़ता भी है। ये आपको मालूम है, बहुत सारे केसेस में वो आके तोड़ के जाते हैं। तो एक कंप्लेंट अगर कुछ है अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का आपकी सोसाइटी में या फ्लैट में वगैरह, इलीगल एडिशन अल्ट्रेशन का, तो ये कंप्लेंट आपको करना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी, दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर जो भी लोकल अथॉरिटी आपके उसके पास करना पड़ेगा। आगे, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई टू द सोसाइटी एंड मेंबर्स। देखो इसके पहले जो कोऑपरेटिव कोर्ट में देखा था वो अनइक्वल वाटर सप्लाई था, मतलब एक को ज़्यादा जा रहा है एक को कम जा रहा है। लेकिन सोसाइटी को ही बेसिकली पानी इनएडिक्वेट आ रहा है, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पानी नहीं आ रहा है। पानी का फोर्स जो है सोसाइटी के अंडरग्राउंड टैंक में जो पानी आता है वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, मतलब पानी का सप्लाई ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, लोकल अथॉरिटी की तरफ से कम है। तो ये पानी का सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा जो पानी का सप्लाई कर रहे हैं उनके पास ही। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी आपको पानी देती है, वाटर सप्लाई करती है। तो अगर आप लगता है आपको कि आपके सोसाइटी में पानी का सप्लाई जो है इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, आपको पानी कम पड़ रहा है, तो ये कंप्लेंट लेके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, लोकल अथॉरिटी के सामने जाओ और उनको बोलो कि हमको पानी का सप्लाई बढ़ाओ, एडिशनल पाइपलाइन ले लो, या जो भी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में जो प्रॉब्लम है उनका हाइड्रोलिक इंजीनियर आएगा और वो चेक करके वो सब स्टेप्स लेगा और आपको पानी का सप्लाई जो है एडिक्वेट देने का बंदोबस्त करेगा। तो उनके पास जाओ जहाँ ये रिजॉल्व हो सकता है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी है जब भी आपकी सोसाइटी को इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई हो रहा है। तो आगे, चेंज ऑफ यूज बाय द मेंबर ऑक्यूपेंट, मतलब कोई एक आध मेंबर या ऑक्यूपेंट जो है रेसिडेंशियल का कमर्शियल यूज कर रहा है तो वो अलाउड नहीं है। तो उसके बारे में देखो, रेसिडेंशियल कमर्शियल ये जो इशू है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी के अंडर आता है, क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया है डेवलपमेंट के लिए। तो वो देखेंगे। तो इसके बारे में कंप्लेंट जो है आप वो लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास करो, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला उसके ऊपर एक्शन लेगा। और अगर कोई रेसिडेंशियल का कमर्शियल यूज़ कर रहा है तो एक तो उसको मना करेगा, करने नहीं देगा, या फिर उसको पेनल्टी लगाएगा, या बोलेगा कि तो आप रेसिडेंशियल कमर्शियल करने का है तो कमर्शियल करा के ले लो, जो भी लोकल अथॉरिटी यानी बीएमसी का वगैरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी चार्जेस है वो भरो और कमर्शियल करा के ले लो। ऐसा जो भी, नहीं तो पेनल्टी तो लगाते ही है वो ऐसे केस में। तो ये इशू लेके जाना पड़ेगा आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी के पास। फिर आगे, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। बिल्डिंग के कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको लोकल अथॉरिटी को इंटीमेट करके बिल्डिंग आपका डिलेपिडेटेड कंडीशन में वो डिक्लेयर करा के लेने का है, जो कि आगे जाके रीडेवलपमेंट करके आपको बिल्डिंग को अच्छा खासा एफएसआई मिले। कैसा है, देखो बिल्डिंग आपका डिलेपिडेटेड है, वो रहने के लिए इसको डेंजरस बोलते हैं, धोखादायक करके डिक्लेयर करा के लेने का है। तो अगर लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो बिल्डिंग को अगर डिलेपिडेटेड या डेंजरस टू स्टे इन या धोखादायक करके डिक्लेयर करती है ये पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वो बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट जल्दी हो सकता है और रिडेवलपमेंट में वो बिल्डिंग को ज़्यादा एफएसआई का भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर ऐसा समझो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लेके आपको बिल्डिंग को डेंजरस बिल्डिंग टू हैबिटेट टू स्टे इन ये डिक्लेयर करा के लेने का है, तो फिर आप ये इशू लेके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाओ। इसके अलावा एनी अदर लाइक मैटर्स विच फॉल विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स आपको लग रहा है ज़्यादा लग रहा है तो वो इशू लेके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जाओ। आपके बिल्डिंग के सामने जो स्ट्रीट लाइट्स है उसके बारे में कंप्लेंट है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी के पास जाओ। गार्बेज अगर नहीं उठाया जा रहा है टाइम पे तो वो इशू लेके लोकल अथॉरिटी के पास जाओ। तो यानी सिविल एम्यूनिटी जो आपको देनी चाहिए, जैसे रोड्स है आपके सामने वो बराबर नहीं है, जो भी सिविल एम्यूनिटीज़ है जो लोकल अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करे, जिसके लिए हमारे ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स में वो भी टैक्सेस रहते हैं। तो ऐसा कोई भी इशू जो है प्रॉपर्टी टैक्स, स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज, सिविल एम्यूनिटीज़ वगैरह के बारे में, तो आप ये इश्यूज़ लेके लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी रहेगा आपके लोकल अथॉरिटी उसके पास आप जा सकते हैं कंप्लेंट फॉर्म कंप्लेंट सबमिट करके। आगे का है पुलिस अथॉरिटी। देखो पुलिस अथॉरिटी के सामने भी आप जा सकते हो एज पर बायलॉज, लेकिन वो पुलिस अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में आने वाले इश्यूज होने चाहिए। तो पुलिस के सामने कौन से मामले जाने चाहिए, मोटा मोटा हम सब लोग गेस कर सकते हैं, बायलॉज में भी दिया है उसके बारे में। तो है न्यूसेंस कैरिड आउट बाय द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द फ्लैट।
shop, parking slot, open space in the society by the members, builders, occupants or any other person. मतलब आपके सोसाइटी में फ्लैट या शॉप या पार्किंग स्लॉट, ओपन स्पेस जो भी है वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी की जा रही है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, सोसाइटी के जो रेसिडेंट्स है उनको न्यूसेंस हो रहा है, बहुत बड़ा न्यूसेंस खड़ा हो रहा है, तकलीफ हो रही है लोगों को। अब ये न्यूसेंस है तो उसको रुकाने का है तो आपको पुलिस अथॉरिटी के पास जाओ, कंप्लेंट करो, पुलिस आएंगी और वो न्यूसेंस रुकाने का कोशिश करना, उनका काम है तो न्यूसेंस रुकाने का। आपके फ्लैट में गलत काम किया जा रहा है या दूसरे को तकलीफ हो जाएगा ऐसा बड़ा बड़ा आवाज़ में कुछ ये किया जा रहा है, शॉप में गलत काम किए जा रहे हैं, पार्किंग स्लॉट का यूज़ कमर्शियल या कोई ढिंगड़ा ऐसा बड़ा कुछ इसलिए कर गलत तरीके से पार्किंग या कोई स्क्रैप वाला गाड़ी ही वहाँ पड़ा के डाला है वगैरह, ओपन स्पेस का भी गलत तरह से मतलब न्यूसेंस लोगों को हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी एक्टिविटी आपके फ्लैट में, शॉप में, पार्किंग स्लॉट में, ओपन स्पेस में की जा रही है किसी भी तरफ से, वो फ्लैट ओनर रहने दो, मेंबर रहने दो, बिल्डर या ऑक्यूपेंट या इन अदर पर्सन की तरफ से की जा रही है तो न्यूसेंस है, इसीलिए ये मामला जाएगा पुलिस के सामने। आगे, थ्रेटनिंग, असॉल्ट बाय और टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफिशियल बॉडी। कोई भी किसी को सोसाइटी में, मैनेजिंग कमेटी वाला मेंबर को या मेंबर मैनेजिंग कमेटी वालों को या मेंबर्स एक दूसरे को जो भी है एक थ्रेटनिंग दे रहे हैं या असॉल्ट कर रहे हैं, असॉल्ट हमला कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, जो भी है गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पुलिस अथॉरिटी के पास कंप्लेंट लेके जा सकते हो। और दूसरा है, एनी अदर लाइक मैटर्स व्हिच फॉल विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस अथॉरिटी। ये कौन सा भी कंप्लेंट लेके आप पुलिस अथॉरिटी के पास जा सकते हो। आगे है जनरल बॉडी मीटिंग। आपको कुछ इश्यूज लेके जनरल बॉडी, समझो मैनेजिंग कमेटी आपका सुन नहीं रही है तो उसको आप जनरल बॉडी मीटिंग के सामने लेके जाओ और जनरल बॉडी मीटिंग के सामने आपका ग्रीवेंस रख के जनरल बॉडी मीटिंग में भी आप कुछ डिसीजन, ऐसे इश्यूज है वो जिसका डिसीजन ले सकते हो। कौन से ऐसे इश्यूज है वो जो आप जनरल बॉडी मीटिंग के सामने लेके जा सकते हो, जिसको जनरल बॉडी में डिसीजन लिया जा सकता है। एक है नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय द मैनेजिंग कमेटी। समझो मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी का प्रॉपर्टी जो है जिस तरह मेंटेन करना चाहिए, क्लीनलीनेस है, जो भी है, पानी का टाकी का क्लीनिंग है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कॉमन पैसेज, कॉमन एरिया में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ये तरह का जो भी सोसाइटी का मेंटेनेंस है, टेरेस है, टेरेस का क्लीनलीनेस है, झाड़ है आपके इसमें उसका ट्रिमिंग है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, कचरा गिर रहा है वो उठाने का, ये गार्बेज उठाने का, स्वीपर का प्रॉब्लम, गार्डनर का प्रॉब्लम, ये जो भी है प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए जो भी काम मैनेजिंग कमेटी ने लीड लेकर करने चाहिए और वो बराबर नहीं कर रहे, मतलब सोसाइटी का प्रॉपर्टी जो है उसका मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा है, तो आप किसके पास भी जाएंगे तो बोलेगा यार आपके सोसाइटी का अंदरूनी मामला है, वो जनरल बॉडी मीटिंग के सामने लेके जाके मैनेजिंग कमेटी को पूछो क्यों नहीं कर रहे और उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले लो जनरल बॉडी मीटिंग में। तो ये इशू जो है नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय द मैनेजिंग कमेटी, ये इशू लेके आपको जनरल बॉडी के सामने जाना पड़ेगा। दूसरा है नॉन डिस्प्ले ऑफ बोर्ड ऑफ द नेम ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के नाम का बोर्ड जो है ऐसा बड़ा सा बोर्ड डिस्प्ले करना चाहिए सोसाइटी के एंट्रेंस गेट पे। सोसाइटी का एंट्रेंस गेट है वहाँ बायलॉज में प्रोविजन है स्पेसिफिक कि सोसाइटी के एंट्रेंस गेट पे सोसाइटी के नाम पर बहुत बड़ा बोर्ड, सोसाइटी का नाम उसके ऊपर पूरा आएगा, सोसाइटी का एड्रेस आएगा, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये सब एक बोर्ड पे होना चाहिए। ऐसा बोर्ड जो है एंट्रेंस गेट पे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। तो ये अगर सोसाइटी ने नहीं लगाया है तो फिर जनरल बॉडी के सामने इशू लेके जाओ और मैनेजिंग कमेटी को बोलो हुआ या बोर्ड लगाओ, बायस पर बायलॉज अपने बोर्ड लगाने का है, तो ये डिसीजन जनरल बॉडी मीटिंग में ले लो। आगे लेवी ऑफ एक्सेस फाइन बाय द मैनेजिंग कमेटी फॉर एक्ट ऑफ द मेंबर व्हिच इज इन वायोलेशन ऑफ द बायलॉज। देखो कोई भी मेंबर बायलॉज का वायोलेशन करता है तो फाइन मैनेजिंग कमेटी को लगाने का अधिकार है। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये करके आप, हालांकि उसको जनरल बॉडी का तो अप्रूवल लगेगा, लेकिन मैनेजिंग कमेटी जनरल बॉडी के अप्रूवल के बगैर ऐसा कोई फाइन लगा रही है, फाइन जनरल मैनेजिंग कमेटी डायरेक्ट लगा नहीं सकते है तो लगा रही है और ये अनड्यू फाइन लगा रही है, तो फिर ये मामला आप जनरल बॉडी के सामने उठाओ, जनरल बॉडी के सामने लेके जाओ कि वो इन्होंने फाइन गलत लगाया है, ज़्यादा फाइन लगा रहे हैं या जनरल बॉडी के अप्रूवल के बगैर फाइन लगा रहे। लेट द जनरल बॉडी टेक डिसीजन, जनरल बॉडी को ये डिसीजन लेने दो। फिर आगे है
not allowing the authenticated use of the available open spaces of the society by the managing committee। देखो सोसाइटी के ओपन स्पेसेस जो कुछ है वो मेंबर्स को यूटिलाइज करने का अधिकार है। तो वो अगर मेंबर्स को यूटिलाइज करने का अधिकार है वो पर्पस के लिए मेंबर मांग रहे हैं मैनेजिंग कमेटी से, और मैनेजिंग कमेटी वो अलाउ नहीं कर रही है। ये जो सोसाइटी के ओपन स्पेसेस है वो अगर अलाउ नहीं कर रही है तो उसके बारे में जनरल बॉडी मीटिंग के सामने जाओ और जनरल बॉडी में डिसीजन लेने दो कि वह ये काम के लिए ये वो ओपन स्पेसेस यूज़ करना अलाउ है और मैनेजिंग कमेटी ने वो अलाउ करना चाहिए। वो एक बार जनरल बॉडी का डिसीजन हो गया तो मैनेजिंग कमेटी को वो अलाउ करना पड़ेगा। आगे, नॉन इंश्योरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय द मैनेजिंग कमेटी। देखो मैनेजिंग कमेटी का जिम्मेदारी है सोसाइटी का प्रॉपर्टी, सोसाइटी का बिल्डिंग वगैरह जो है उसका इंश्योरेंस लेने का हर साल का, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। अगर कोई सोसाइटी ने प्रॉपर्टी मैनेजिंग कमेटी ने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं लिया, मेंबर्स को मालूम पड़ा, तो मेंबर मैनेजिंग कमेटी को जनरल बॉडी में पूछ सकते हो वाह आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो ले लो, नहीं तो प्रॉपर्टी कुछ डैमेज हो जाएगा प्रॉपर्टी को, तो फिर कैसा उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो ये जनरल बॉडी में डिसीजन लेके मैनेजिंग कमेटी को कंपेल करो टू टेक इंश्योरेंस टू इंश्योर द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी। आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट। समझो सोसाइटी का मेजर रिपेयर का काम करने का है या कोई बड़ा काम करने का है सोसाइटी में, वो टाइम रिपेयर आर्किटेक्ट अपॉइंट करने का है सोसाइटी की तरफ से, उसके ऊपर सब वर्कआउट करने के लिए और अच्छी तरह से काम होना चाहिए वो देखने के लिए। और आर्किटेक्ट समझो अपॉइंट किया, उसमें कुछ गलतियाँ की है, गलत तरीके से आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है, जनरल बॉडी कोटेशंस प्रॉपर मंगाए नहीं वगैरह, ऐसा कोई इरेगुलरिटीज़ है आर्किटेक्ट के अपॉइंटमेंट में, तो ये इशू लेके आप जनरल बॉडी मीटिंग के सामने जाओ और उसमें बोलो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए, तो जनरल बॉडी के सामने वो जाके उसका डिसीजन आप ले सकते हो। ऑल अदर लाइक मैटर्स विच फॉल विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द जनरल बॉडी। फिर जनरल बॉडी के सामने बाकी के कुछ सोसाइटी के छोटे मोटे इशू जो है वो उसके ऊपर आपको डिसीजन लेने का है तो वो लेके जा सकते हो। उसके बाद है फेडरेशन के पास, फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के जो फेडरेशन है हाउसिंग सोसाइटीज़ के, वहाँ भी कुछ आप इश्यूज लेके जा सकते हो। उसके बारे में पहला है नॉट अलाउइंग ऑफ द एंट्री टू द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी बाय द मेंबर। सेक्रेटरी को अधिकार है कि टाइम टू टाइम सोसाइटी का प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करना। फ्लैट में प्रायर इंटीमेशन दे के सोसाइटी के मेंबर के फ्लैट में वो सेक्रेटरी जा सकता है दूसरे मैनेजिंग कमेटी मेंबर के साथ, या इंटीमेशन दे के उसके साथ जो कोई आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या लीकेज निकालने वाला आदमी है, जो प्रायर इंटीमेशन दे के जा सकता है। लेकिन कोई फ्लैट वाला क्या होता है कि सेक्रेटरी को एंट्री देता नहीं है, जो हालांकि देनी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी का काम करने के लिए अंदर आना चाहता है, वो देखना चाहता है, ऑब्जर्वेशन करना चाहता है। उसके लिए बायोलॉजी में प्रोविजन है पीरियडिकली सोसाइटी के सेक्रेटरी ने सर्वे लेने का है, सोसाइटी का प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा तो फ्लैट में जाके आपको इंस्पेक्शन करने का है। अगर ऐसा इंस्पेक्शन का प्रायर इंटीमेशन देना जरूरी है, तो प्रायर इंटीमेशन दे के भी समझो कोई मेंबर अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो केस में मैनेजिंग कमेटी फेडरेशन से अप्रोच कर सकती है और फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव आके फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो फ्लैट में जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, तो प्रोविजन है। आगे, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन बाय द मेंबर मैनेजिंग कमेटी। समझो मेंबर्स का कम्युनिकेशन जो है वो मेंबर सोसाइटी का कम्युनिकेशन मेंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कभी कभी मेंबर का कम्युनिकेशन मैनेजिंग कमेटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसके बारे में रजिस्ट्रार के पास तो एक ऑप्शन है, फिर भी आप फेडरेशन के माध्यम से फेडरेशन का आदमी आके उनके थ्रू अगर आप वो करस्पॉन्डेंस देने का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली नहीं है इतना, बाकी रजिस्ट्रार के पास बाकी के पावर्स तो है ही। आगे, कन्वेनिंग स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग प्रोवाइडेड अंडर द बायलॉ नंबर 95 and the managing committee meeting provided under the bylaw number 131 as per the directions given by the concerned district assistant registrar। क्या होता है कभी कभी सोसाइटी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाती है, मेंबर्स मीटिंग चाहते हैं फिर भी सोसाइटी नहीं बुलाती है, तो वो टाइम मेंबर्स के सामने दो ऑप्शन है, एक तो रजिस्ट्रार को अप्रोच करो, रजिस्ट्रार के थ्रू वो मीटिंग बुलाओ, नहीं तो फेडरेशन को अप्रोच करो और फेडरेशन मैनेजिंग कमेटी को लेटर लिखेगा और बोलेगी मेंबर को अगर मीटिंग चाहिए तो हम आपका फेडरेशन है तो हमारी तरफ से आपको हम डायरेक्शन देते हैं कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, अगर चाहिए तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम वो मीटिंग के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं बुलाते वो केस में
आप फेडरेशन के पास जाके फेडरेशन के थ्रू मैनेजिंग कमेटी को लेटर लिख के और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसमें ऑल अदर लाइक मैटर्स एज पर द बायलॉज, और जो फेडरेशन के पास आपको जाना चाहिए, खास करके कुछ रिकवरी के इशू है। रिकवरी के लिए रिकवरी का सर्टिफिकेट या ऑर्डर मिलने के बाद स्पेशल रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है सोसाइटी को आगे का प्रोसेस करने के लिए, फ्लैट अटैच करके बेच के रिकवर करने के लिए। वो केस में जो स्पेशल रिकवरी ऑफिसर चाहिए वो फेडरेशन के पास उनका टीम रहता है स्पेशल रिकवरी ऑफिसर का। वो केस में भी आप फेडरेशन के पास जा सकते हो। ये खास करके स्पेशल रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करा के लेने के लिए आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकवरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद। रिकवर तो उनके थ्रू किया जाता है, तो उनके पास वो SRO रहते हैं, स्पेशल रिकवरी ऑफिसर रहते हैं, वो ये मैटर के लिए भी आप फेडरेशन के पास जा सकते हो। ऐसा है कुछ चीज़ें जो फेडरेशन के पास भी आप जा सकते हैं। तो हम अब ऐसा देखेंगे कि अगर सोसाइटी के लेवल, थोड़ा मैं रिवाइज कर दूँ, पहले आपका कोई भी कंप्लेंट है ग्रीवेंसेस है मेंबर का, तो पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के पास। तो कोई भी ऑफिस बेरर है उसके पास आप आपका कंप्लेंट लेटर दे दो राइटिंग में, उसमें सब मेंशन करो आपके ग्रीवेंसेस क्या है। तो मैनेजिंग कमेटी ने क्या करने का, जैसा ऑफिस किसी भी ऑफिस बेरर मतलब चेयरमैन के पास दे दो, सेक्रेटरी के पास दे दो, ट्रेजर के पास दे दो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग आएगी, वो मीटिंग के सामने आपका जो भी कंप्लेंट लेटर है वो रखने का है मैनेजिंग कमेटी ने, जो कंसर्न ऑफिस बेरर है जिसके पास आपने कंप्लेंट दिया है, वो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग है उसके पास वो आपका कंप्लेंट है वो देने का है आपको। और फिर उसके बाद वो जो कंप्लेंट के ऊपर जो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग है उसमें आपको डिसीजन लेने का है, और मैनेजिंग कमेटी को डिसीजन लेने का है। तो मैनेजिंग कमेटी को डिसीजन लेके वो मीटिंग में अगले 15 दिन में वो मेंबर को कम्युनिकेट करने का है। अब ये डिसीजन कम्युनिकेट करने के बाद अगर मेंबर वो सेटिस्फाई नहीं होता है वो डिसीजन से, या मेंबर को आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करते, तो ऐसे टाइम में सोसाइटी की तरफ से जो एक्शन लिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं, या एक्शन लिया ही नहीं, वो बेसिस पे मेंबर आगे जा सकता है। तो कुछ इश्यूज है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, वो कुछ इश्यूज है वो रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। कुछ इश्यूज है उसके बारे में आपको कोऑपरेटिव कोर्ट के पास जाएंगे, कुछ इश्यूज है सिविल कोर्ट के सामने जाएंगे, कुछ इश्यूज है लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने जाएंगे, कुछ इश्यूज है आपको पुलिस अथॉरिटी के सामने जाएंगे, कुछ इश्यूज है जनरल बॉडी मीटिंग के सामने आपको लेके जाने पड़ेंगे, और कुछ इश्यू जो है आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल का हाउसिंग सोसाइटी का फेडरेशन है उनके पास लेके जाने पड़ेंगे। तो ये है आज का टॉपिक था जो था रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ मेंबर्स का जो कंप्लेंट्स है ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल कैसा करने का। तो उसके बारे में सोसाइटी के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म कौन से है उसके बारे में था। आपको इसके बारे में क्लियर कट आइडिया आया होगा कि कौन सा इश्यू लेके कौन सा अथॉरिटी के पास जाना चाहिए अगर सोसाइटी के लेवल पे वो इश्यू रिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।